जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक ऐसी वर्कशॉप है आप लोगों के लिए। बेसिकली ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, मेरे जो रेगुलर वीडियोज़ होते हैं उनसे। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड जीएसटी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि भई ई-कॉमर्स में जीएसटी का क्या रोल रहता है, कितना जीएसटी भरना पड़ता है। हमारे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वाले वीडियोज़ होते हैं, उसमें कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने जीएसटी को तो कंसीडर ही नहीं किया। यानी कि आप जो प्रॉफिट बताते हैं या आप जो कैलकुलेशन करते हैं या जो बैंक सेटलमेंट बताते हैं, उसमें जीएसटी आप कहीं पर मेंशन नहीं करते हैं। तो आज जो ये 3 हिस्से आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर जीएसटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ई-कॉमर्स बिज़नेस और ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको कैलकुलेशन वाली, यहाँ पर मैं आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करके बताऊँगा और आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सारे क्लियर करूँगा। आपको कभी भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार अगर हमें ई-कॉमर्स से रिलेटेड जीएसटी बनवाना है, तो उसके लिए क्या करें? किससे मिलें? और उसके साथ-साथ अगर हम खुद जीएसटी बनाना चाहते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके ई-कॉमर्स के जीएसटी रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगा। एंड तक देखना है इस वीडियो को बिना स्किप किए। अगर स्किप करके देखना है, तो अभी क्लोज़ कर दो क्योंकि फिर ये आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें क्या-क्या कंसीडर किया है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, आपकी खुद की वेबसाइट वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई पे। तो आप अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है और अगर जीएसटी लेना है, तो उसको कैसे सबमिट करवाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जीएसटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखो आपके सामने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, आप देखिए ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं कि हाउ टू क्रिएट योर ओन जीएसटी। आप खुद से जीएसटी क्रिएट करना चाहते हो, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन मैं आपको जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो जीएसटी आप बना तो लोगे, क्रिएट भी कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आएगी जब आप समझ नहीं पाओगे कि बेसिकली इसको फाइल कैसे करना है, बेसिकली पेमेंट कैसे करनी है। और सिर्फ एक बार जीएसटी भरने वाला सीन नहीं होता है, हमें जीएसटी अलग-अलग तरीके से भरना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आगे कवर करूँगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। गवर्नमेंट को इसको सारा डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो ये काम एक प्रोफेशनल के थ्रू ही करवाना बेटर रहता है। मैं आगे बताऊँगा सब एक-एक चीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपको जीएसटी खुद से नहीं बनवाना है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जीएसटी किससे बनवाना है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ आगे कि आपको जीएसटी किससे बनवाना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो जीएसटी बनवाएँगे, वो जीएसटी बनाएँगे प्रोफ़ेशनल्स की मदद से। यहाँ पर आपको किसकी मदद से बनवाना है? प्रोफ़ेशनल्स की मदद से। एक रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होती है गवर्नमेंट की, वो ज़ीरो है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, लेकिन जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो आपसे 1000 से 3000 कोई 5000 भी ले सकता है, तो कोई 1500 भी ले सकता है। अलग-अलग सीए की अलग-अलग प्राइस होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लेनी चाहिए, ठीक है? अब जो अगली चीज़ है दैट इज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नेम। आपके सामने कई सवाल आते हैं, मुझे कई बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर क्या मैं अपने अंकल के या अपने पापा के या अपने भाई के या अपने फ्रेंड के नाम से जीएसटी ले सकता हूँ, रिलेटिव से ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। उसका मेन रीज़न क्या है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड चाहिएगा, आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिएगा और आपको आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर सब आप ही का होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप किसी और के नाम से अगर ये करने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपना ही सारा का सारा डेटा प्रोवाइड कराना है, अपनी ही सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है? क्योंकि बिज़नेस आपका है तो टैक्स की जो लायबिलिटी बनेगी, इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी बनेगी, वो भी आप ही को जो है बेयर करनी पड़ेगी। तो ये आपका बिज़नेस है, तो इसे आपको ही करना पड़ेगा। अगली जो चीज़ है कि आप
प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे? ये बहुत सारा माइंड में सवाल होता है कि क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं। इसमें इसमें एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आप 2 जने हो, 2 फ्रेंड्स हो, तो आप चाहें तो प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले सेल करना चाहते हो, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो है शुरू करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो। हालाँकि वो एक पूरा नया प्रोसेस होता है, लेकिन उसकी फिर आपको लायबिलिटीज़ बहुत हो जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशंस ये रहेगी कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को। अगर आप जीएसटी बनवाना चाहते हो, तो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अपने खुद के नाम से इनिशियली। ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगली जो चीज़ हमारे माइंड में आती है कि क्या हमें घर के एड्रेस पर ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए घर के एड्रेस पर जीएसटी नंबर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके माइंड में हमेशा रहता है, ठीक है? मैं बताता हूँ। एक हमारे पास क्या है, ओन हाउस होता है और एक होता है रेंटेड हाउस। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि सर मैं रेंट पे रहता हूँ या मैं कहीं बाहर रहता हूँ, तो क्या मैं रेंटेड हाउस पे अपना जीएसटी ले सकता हूँ या अपने घर के एड्रेस पे जीएसटी नंबर ले सकता हूँ? इसके लिए आपको मैं बताऊँगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। सबसे पहले अगर आपका खुद का घर है, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स बिल एज़ एड्रेस प्रूफ। आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? दूसरी है ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री या टाइटल डीड, ये आपको प्रोवाइड करानी है। तीसरी है पैन आधार ऑफ एप्लीकेंट, आपका ही जो अप्लाई कर रहा है उसका। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटो और पांचवा है बैंक स्टेटमेंट और कैंसल चेक। ये सेविंग अकाउंट का भी हो सकता है। तो ये चीज आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है? दूसरी जो चीज है दैट इज, अगर आप रेंट के घर पे जीएसटी स्टार्ट करना चाहते हो, रेंटेड हाउस पे, तो इसमें आप देख सकते हो आपको एक रेंट एग्रीमेंट जो आपके ओनर के बीच में और आपके बीच में बना है, उसकी कॉपी देनी है। एनओसी यानी कि जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसका घर होगा, उसका आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वही सेम चीज आपको प्रोवाइड करानी है जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, ठीक है? तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खुद के घर से करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, और आप रेंटेड हाउस पे करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड करानी है। फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। पहले ही मैं आपको कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ कि मुझे स्टार्ट करना है ई कॉमर्स बिजनेस, और ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। एंड देन उसके बाद आगे की चीज़ों में पढ़ो। आप सब प्लान कर लोगे, आपको लगता है कि आप सब चीज़ बनवा लोगे, आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, मार्केट रिसर्च कर ली, सब कुछ रेडी है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार अब मैं ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग जो है ना, वो इस पर्टिकुलर हिस्से में जो है ना, आके स्टक कर जाते हैं, फँस जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती है और फिर उसके बाद वो ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने घर से करना चाहते हो, चाहे वो घर आपका खुद का हो, आपकी माताजी, पिताजी का हो, जो भी हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने। अगर आप लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहे हो या आपका कोई लैंडलॉर्ड है या आप रेंटेड हाउस पे रह रहे हो, तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होते हैं, ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि यार हमको कब जीएसटी पे करना पड़ता है? क्या हर महीने जीएसटी पे करना पड़ेगा या हमको हर महीने सरकार को पैसे देने पड़ेंगे? ये सवाल बहुत आते हैं, जिनको नहीं पता है ना, वो मुझसे हर बार पूछते हैं कि सर हम तो जीएसटी तो हम ले लेंगे, लेकिन क्या उसके लिए हर महीने आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो मैं आपको इसके अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़, क्या लिखा हुआ है? सेल्फ नॉट रिकमेंडेड, यानी कि आपको सेल्फ जीएसटी नहीं भरना है। दूसरी चीज, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मंथली जीएसटी ले सकते हो या क्वार्टरली जीएसटी ले सकते हो। टोटल एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना। ऐसे फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होता है। जो भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी दिखाती है ना, या उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में दिखाती है, यानी कि 3 महीने के टारगेट लेके चलती है। और 3 महीने का मतलब होता है कि अगर आप जीएसटी में आप कहते हैं सरकार को कि हम तो 3 महीने का एक साथ भरेंगे, तो आप साल में टोटल 4 बार जीएसटी भरेंगे। हर महीने 12 बार भरना की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 बार भरना है साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है ना आपकी सॉर्ट हो गई। दूसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोगों का कि सर जब हम जीएसटी भराएंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है ना हेल्प लेंगे,
तो उसकी फ़ी भी तो देनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यार दोस्तों, देखो, अगर आप बिज़नेस करने चले हो, व्यापार करने चले हो, तो एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके मिल लो और उसको कहो कि आप पूरे साल की सर बता दो, मेरा तो नया बिज़नेस है। पूरे साल की आपकी जीएसटी फाइल करने की क्या चार्जेज़ हैं? कितना चार्जेज़ लेते हो? 2000, 5000, 10,000 जो भी आपके चार्जेज़ हैं आप बता दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर जीएसटी भरना, मेरा आईटीसी क्लेम लेना, कोई अगर किसी प्रकार का कोई भी मेरे को प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट करना, वो मेरी मदद चाहते हैं। मैं इन सब चीज़ों से दूर हट के मेरे बिज़नेस में फ़ोकस करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट माय ओन ब्रांड ऑन ई-कॉमर्स बिज़नेस, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट। मैं एक अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं ये टैक्स रिलेटेड चीज़ों में, रिकंसिलिएशन चीज़ों में मैं नहीं फँसना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करिए। वो आपको एक अमाउंट बता देंगे और उस अमाउंट को आप म्यूचुअली डिस्कस करके अपना बिज़नेस शुरू करें और जीएसटी फाइलिंग में एक प्रोफ़ेशनल की मदद लेकर आप आगे बढ़ें, ठीक है? मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। अगली जो चीज़ है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल नहीं आई तो क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं मुझसे कि सर सेल नहीं आई तो क्या करना है? आपको निल पेमेंट करनी है। यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई अमाउंट सरकार को पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली में अमाउंट पे करना होता है या नहीं करना होता है वो तो मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊँगा, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि इस तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, आई एम श्योर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप एक बार पूरा वीडियो वापस देखिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है, आप पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या ये सही तरीका है अपने बिज़नेस को शुरू करने का? क्या ये जीएसटी से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? ओके? अब हम आते हैं सीधा अदर स्टेट पे। एक सवाल, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम दूसरे स्टेट में सेल कर सकते हैं? अगर दूसरे स्टेट में सेल करना है तो उसकी क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है? आप देखो, यहाँ पर एक आता है ऑप्शन जो होता है रेंटेड और दूसरा ऑप्शन आता है वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस। ध्यान से सुनिएगा। रेंटेड मतलब कि अगर आप दूसरे स्टेट के अंदर अगर अपने प्रोडक्ट रखवाना चाहते हो, अब आप अपने दूसरे स्टेट पे प्रोडक्ट्स क्यों रखवाएंगे? प्लीज कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हो और आप चाहते हो कि कस्टमर को प्रोडक्ट क्विकली डिलीवर हो जाए एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर। लेट्स से आप दिल्ली में बैठे हो और आपका प्रोडक्ट कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के किसी छोटे से शहर में कल ही डिलीवर हो जाए, नेक्स्ट डे, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि दिल्ली से आपका प्रोडक्ट पिक होगा, अगले दिन आपका प्रोडक्ट हो सकता है सेम डे ना हो, नेक्स्ट डे वहां से शिप होके वो कर्नाटका के बड़े किसी हब पे आएगा, ठीक है? वहां से वो उस छोटे हब पे जाएगा, उस छोटे हब से नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए निकलेगा। मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सेम डे या अगले दिन सुबह कस्टमर के डोर पे हो और कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्विकली लेकर अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ आपको अच्छा रिव्यू दे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करा दिया, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के अमेज़न या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस में अपने प्रोडक्ट्स रखवाने होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि अमेज़न के वेयरहाउसेस बने हुए हैं। वहाँ से प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है। तो कई सारे सेलर्स क्या करते हैं, हर स्टेट में अलग से जीएसटी नंबर लेते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स रखवाते हैं। और जब आपको हर अलग स्टेट में जीएसटी नंबर लेना होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर एक एड्रेस दिखाना पड़ता है। और एड्रेस दिखाने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो वहाँ पर कोई रेंटेड ले लो, या एक ऑप्शन रहता है कि आप वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस लो। अब क्या होता है वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस? ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियरली समझाएँगे वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक तरीके का ऐसा स्पेस होता है जो बेसिकली ऑफ़िस नहीं है। कह सकते हैं कि ये ई-कॉमर्स की एक सुविधा है, ऑनलाइन सेलिंग की एक ऐसी सुविधा है, जहाँ पर आपको एड्रेस दिया जाता है, आपको सिर्फ़ ईयरली उसका रेंट भरना होता है। रेंट 10,000 20,000 महीने का नहीं होता है, हार्डली 10-12 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए साल का होता है। कई सारे लोग 2000 रुपीज़ पर मंथ भी चार्ज करते हैं, 24-25 हज़ार रुपए। और बड़े-बड़े ब्रांड्स जो स्केल करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल है, वो अपने प्रोडक्ट्स इन वेयरहाउसेस पे हर स्टेट में रखाते हैं, जहाँ पर उनकी सेल्स और डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से उनके ऑर्डर्स और ज़्यादा आते हैं। क्यों ऑर्डर ज़्यादा आते हैं? क्योंकि
अमेज़न के वेयरहाउस पे अगर प्रोडक्ट पड़ा है और कस्टमर के नियर बाय है, तो उसकी विज़िबिलिटी सर्च करने पर अमेज़न पे उनके प्रोडक्ट्स टॉप पर दिखते हैं और उनके प्रोडक्ट्स अगर टॉप पे दिखेंगे, तो उनको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएँगे और ऑर्डर ज़्यादा आएँगे तो प्रोडक्ट टाइम पे शिप होगा, कस्टमर को डिलीवर भी क्विकली होगा। इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को अलग-अलग वेयरहाउसेज़ पे अलग-अलग स्टेट में रखवाते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप अपनी स्टेट से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी बिज़नेस को स्केल करना चाहते हो, तो फ्यूचर में आपको ये चीज़ करनी पड़ सकती है। ये एक ऑप्शनल है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है, नहीं करना। तो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस आपको अपने पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप रखवाना चाहते हो, वहाँ पर एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिज़नेस एड्रेस लेना पड़ेगा और उसके बिहाफ़ पे आपका जीएसटी नंबर बनकर जो है वो तैयार होगा। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि अलग स्टेट का जो है बेसिकली क्या सिनेरियो रहता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड। व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड? यानी क्या जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है? इज़ इट मैंडेटरी टू हैव योर ओन जीएसटी नंबर और टू क्रिएट योर ओन जीएसटी नंबर सो दैट आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को शुरू कर सकें? ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी जो लिमिट है वो है 40 लाख की। अगर आप कोई सर्विस सेल करते हो जैसे आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, ग्राफिक डिज़ाइन करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, तो उसकी जो है ना वो है 20 लैक्स। तो अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ प्रोडक्ट सेल करोगे, कुछ सामान सेल करोगे। तो उसके लिए जो आपकी थ्रेशोल्ड है वो है 40 लाख का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 40 लाख रुपए तक जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप अपने ही स्टेट में सेल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप अपने स्टेट से बाहर सेल करो, ठीक है? तो उसकी जो थ्रेशोल्ड है दैट इज़ 40 लाख, 40 लाख रुपए के अंदर आपकी सेल होनी चाहिए। और ये सेल आपकी हर तरीके के बिज़नेस की, सिर्फ़ ई-कॉमर्स नहीं, अगर आपकी दुकान भी है, तो उसकी और ई-कॉमर्स की मिला के 40 लाख है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ई-कॉमर्स की लिमिट है ये, ई-कॉमर्स की लिमिट नहीं है, ये ओवरऑल बिज़नेस की लिमिट है कि 40 लाख रुपए से ज़्यादा में अगर आप सेल कर लेते हो, तो आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा, ठीक है? और आप चाहते हो कि आपको अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से भी ऑर्डर आए, तो आपको जीएसटी जो है वो बनवाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं ई-कॉमर्स बिज़नेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, ये तो मैंने आपको जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई। अब हम बात करेंगे मार्केट प्लेसेस की, अपनी वेबसाइट की, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक की और ड्रॉप शिपिंग की। यहाँ पर सब तरीके के सेलर्स के लिए मैंने बनाया है, जो मार्केट प्लेस को टारगेट करेंगे उनके लिए उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करेंगे उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो सेल करना चाहते हैं उनको क्या करना है और ड्रॉप शिपिंग जो करना चाहते हैं उनको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम चलते हैं सबसे पहले मार्केट प्लेस पे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर जीएसटी मैंडेटरी है। मीशो के ऊपर जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। एक तरीके से आप बिना जीएसटी के भी जो है सेल कर सकते हो। लेकिन बिना जीएसटी के सेल करने के कुछ नुकसान भी है। उससे रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, जिसको आप बाद में भी देख सकते हो। जाके चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप बिना जीएसटी के सेल करोगे और बाद में आप जीएसटी नंबर लेकर सेल करोगे, तो आप एक बार ठहर जाइए, रुक जाइए, एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी जो है वो बनवाना पड़ेगा। इसको मैं खोल देता हूँ। अगली चीज़ जो है, क्या हमारी खुद की वेबसाइट के लिए जीएसटी बनवाना पड़ेगा? देखो, सेल विदाउट जीएसटी विद इन योर ओन स्टेट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक थ्रेशोल्ड है 40 लाख का। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो, तो आप जीएसटी बनवाए बिना सेल करना चाहते हो, तो 40 लाख रुपए से अंदर अगर आपकी सेल रहती है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ऑर्डर आपको सिर्फ़ आपके स्टेट से ही आने चाहिए। गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप अगर दूसरे स्टेट से ऑर्डर ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट अलाउड। मेरा यकीन मानो, आप जाके किसी भी वेल इन्फॉर्म्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके मिल लो, वो आपको यही बात बोलेगा। आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हो, तो अगर आप बिना जीएसटी के कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ अपने स्टेट में ही कर सकते हो। आप दूसरे स्टेट से ऑर्डर रिसीव करके सेल नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप गुजरात से हो, तो आप राजस्थान के भी ऑर्डर ले रहे हो, मध्य प्रदेश के भी ऑर्डर ले रहे हो, महाराष्ट्र के भी ऑर्डर ले रहे हो, दिल्ली के भी ले रहे हो, मत करिए। प्रॉब्लम में फँस जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल सही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़, सेल विद जीएसटी ऑल ओवर इंडिया। आप एक बार जीएसटी बनवा लीजिए, तो आपके पास जो है ना मार्केट प्लेस भी खुल जाता है और आपकी वेबसाइट भी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पे सेल करो और पूरे इंडिया में सेल करो, क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको पूरे इंडिया से ऑर्डर आएँगे। तो ये चीज़ आपको छोटी-छोटी चीज़ों का जो है, ये ध्यान रखना है।
अगली जो चीज़ है दैट इज़ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है? सेम सिनेरियो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी करते हो, सेम टू सेम सिनेरियो है। आपको अपने जो है स्टेट से ही ऑर्डर लेने हैं, बाहर से आप नहीं ले सकते। अ, मुझे पता है कई लोग कर रहे हैं एंड आई एम श्योर, देख लेना आज नहीं तो कल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, नोटिस आ जाते हैं। आपको पता है मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अ, कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने इससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी। एक पानी पूरी सेल करने वाले ने क्यूआर कोड दे के पेमेंट ले लिया। 40 लाख की पेमेंट ले ली और 40 लाख से ऊपर भी उसके क्यूआर कोड में पेमेंट आते रहे। उसको जीएसटी का नोटिस आ गया। स्लैब बना हुआ है यार, नहीं कर सकते। तो आप तो डिजिटल कर रहे हो, सारा ट्रांज़ैक्शन डिजिटल हो रहा है। आप जो भी पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो क्यूआर कोड देकर, आपका यूपीआई कोड देकर, तो वो गवर्नमेंट को सब पता चल रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। अलग-अलग इंडिविजुअल से आपको पेमेंट आ रही है 200, 500, 200, 500, 300, 400, 500 रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता चल रहा है। जिस दिन 40 लाख क्रॉस हो जाएगा ना बॉस, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप ये सोच रहे हो कि 40 लाख के अंदर भी हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। कब तक खींचोगे? कब तक लेके चलोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या यही चलना है? छोटी-मोटी सेल आ रही है 2 लाख की, 1.5 लाख की, 1 लाख की, उसके अंदर 10-20 हज़ार का मुश्किल से प्रॉफ़िट बन रहा है और उसके अंदर आप खुश हैं। अगर यही जीवन भर करना है, तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बड़ा सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको जीएसटी बनवाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि आपका वेंडर होगा अलग स्टेट में, जहाँ से वो सप्लायर होगा वो अलग स्टेट में होगा। आपकी दुकान आप जहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, अपनी वेबसाइट बनाकर, वो अलग स्टेट में होगी। आपको फेसबुक वगैरह उस पे अकाउंट क्रिएट करने हैं या फिर आपको बैंक अकाउंट लेने हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। बिना जीएसटी के आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस पे, ई-कॉमर्स बिज़नेस या आप किसी भी प्रकार का बिज़नेस नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है? मैं प्रॉपर्ली आपको एक कैलकुलेटर बना के मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी अभी कुछ दिन पहले, और मैं आपसे चाहूँगा कि जिन-जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, मुझे तुरंत फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग बहुत इंटरैक्टिव स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं। तो आप ज़रूर जो है इसको हमारे इंस्टाग्राम को हैंडल को फॉलो करिएगा, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को दूसरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ पर सारी चीज़ें समझाता हूँ, और उसमें मैं एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या हमको एक्चुअली में जीएसटी पे करना पड़ता है। और जो मैंने बिगिनिंग में आपको बात बताई थी कि लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आप जीएसटी तो कैलकुलेट करते ही नहीं हो। जो हमारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के वीडियोस आते हैं ना, उसके अंदर मैं बैंक सेटलमेंट बताता हूँ। तो कई लोग sarcastically भी बोलते हैं कि आपने जीएसटी तो कैलकुलेट किया ही नहीं भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। सो अज्यूम कीजिए कि आप साड़ी लेकर आते हैं। जो हमारे देश की महिलाएँ अच्छी-अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, आप साड़ी लाते हैं और आप साड़ी सेल करने के बारे में सोचते हैं। आपने साड़ी को लिस्ट किया और आपको बहुत अच्छा बिज़नेस मिला। साड़ी आप जहाँ से भी लेके आए, जहाँ से भी लेके आए, साड़ी की जो प्राइस है वो ₹300 है। ₹300 की साड़ी को आप 699 में सेल कर रहे हो, ठीक है? तो ये ₹300 की साड़ी है और इसको आप 699 में सेल कर रहे हो। ये आपने सोचा है। अब आपको 1000 ऑर्डर रिसीव हुए, 1000 ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए और उसमें से करीब 200 ऑर्डर जो है ना, वो रिटर्न हो गए। अब टोटल आपको कितने ऑर्डर मिले? 800 ऑर्डर। उस हिसाब से आपका जो रेवेन्यू बना वो बना ₹5,59,200 का। ये ₹4,800 हमने किसको पे किया? मार्केट प्लेस को। उसके बाद मार्केट प्लेस ने कस्टमर को प्रोडक्ट ले जाने के लिए हमसे एक एवरेज ₹70 चार्ज किए, जो उन्होंने कस्टमर को ले जाके दिए, यानी कि फॉरवर्ड शिपिंग। और कस्टमर से वापस लाने के, जो ये 200 प्रोडक्ट वापस लाने के हमसे ₹14,000 जो है वो चार्ज किए, जो मैंने 70 इंटू 200 कर लिया है। तो ये जो आपका जो है ना, ये मार्केट प्लेस आपसे चार्ज कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, 18% जीएसटी चार्ज बाय मार्केट प्लेस। ध्यान से सुनिएगा, ये जितनी भी टोटल है ना, 1, 2, 3, 4, इसकी जो टोटल हुई है, उसके ऊपर ये सारा का सारा मार्केट प्लेस ने हमसे चार्ज किया है। 5,59,000 में से ये सेल लाने पर मार्केट प्लेस ने हमसे ये सारे चार्जेस लिए हैं। उसके ऊपर जो 18% जीएसटी बना है, दैट इज 21,016 रुपीज, ये हमने मार्केट प्लेस को दिया है। समझ में आया आपको? ये जीएसटी हम मार्केट प्लेस को दे रहे हैं, मार्केट प्लेस हमसे चार्ज कर रहा है। तो जो टोटल हमारा बैंक सेटलमेंट होगा वो होगा 4,35,429 रुपए। ये रेवेन्यू में ये वाला जो अमाउंट है, ये हमें रिसीव होगा, ठीक है? हमारे बैंक में ये सेटलमेंट आएगा।
कि इतना पैसा मार्केट प्लेस ने काट के अपने कमीशन, लॉजिस्टिक फी, सारे कमीशन काट कुटा के हमको ये जो है ना अमाउंट दिया है। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो ये 300 रुपए में 1000 प्रोडक्ट लाए बेचने के लिए, 3 लाख रुपए का जो माल खरीदा, उसमें भी आपने 15,000 रुपए वेंडर को दिए। वहां पर भी आपने जीएसटी दिया है। बिना जीएसटी के आपने परचेज नहीं किया ये माल। ये माल आपने जीएसटी देकर दिया है। आपने हर ऑर्डर पे 8 रुपए की पैकेजिंग लगाई। जो भी 1000 ऑर्डर आपने भेजे, उसमें 8,000 रुपए का आपका पैकेजिंग का मटेरियल जो है ना वो गया है। उस 8,000 पैकेजिंग मटेरियल को खरीदने में आपने 960 रुपए जीएसटी पे किया है। 960 किसको? जिससे पैकेजिंग मटेरियल लिया है। आपने एडवर्टीजमेंट भी रन किए हैं। 1,11,840 रुपए के आपने एड्स रन किए। तब जाके अगर मैं 5 का रोएस मानता हूं, तो कि भाई मैंने 1,11,000 की ऑर्डर लाए, उसमें मेरे को 5 गुना सेल आई, तो 5 का रोएस पे जो आपने अमेज़न के ऊपर एड्स रन किए हैं, उसमें 1,11,840 रुपए खर्च किए, उस पे आपको 20,000 रुपए जीएसटी लगा है। वो भी कंसीडर होगा। और आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वो 500 रुपए का महीने का है, उस पे भी 90 रुपए जीएसटी लग रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल को अगर आप अपने ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर लगाते हैं, वो भी आप जीएसटी से लेंगे, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। कल को आप अपने ऑफिस के लिए प्रिंटर लेंगे, अच्छा प्रिंटर लेंगे, उस पे भी आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। कल को आप अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी का सामान लोगे, उस पे भी आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। इसलिए जीएसटी ज़रूरी होता है। तो हमने, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर टोटल 57,000 रुपए जो है इन सब चीज़ों में पे किए। तो टोटल मोटा-मोटा अगर आप देखेंगे तो 78,000 रुपीज़ हमने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। किसी ना किसी रूप में अपनी जेब से जीएसटी पे कर दिया है। और ये जो 5,59,200 रुपए है ना, इस पे जो हमारा जीएसटी बना है, वो बना है 27,960 रुपए का। ये हमने किससे लिया? कस्टमर से। किससे लिया हमने ये पेमेंट? कस्टमर से 27,960 रुपए लिए। जो भी सेल होती है, कस्टमर उस पे जीएसटी पे करता है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कस्टमर से जो भी जीएसटी लोगे, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे, तो आपको अपनी जेब से नहीं पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये जो जीएसटी लगी है ना, आपने स्टॉक परचेज किया वेंडर से, जिस सप्लायर से, वो 15,000 रुपए आपके नाम से, आपके जीएसटी नंबर से वहां पर भेज देगा गवर्नमेंट को। ये पैकेजिंग स्लिप वाला जो वेंडर है, ये 960 रुपए आपके नाम से भेज देगा। एडवर्टाइजिंग की जो आरओएस है, अमेजोन 20,000 रुपए आपके नाम से भेज देगा। ठीक है। इंटरनेट का जो खर्चा है, 90 रुपए जो है इंटरनेट कंपनी आपके नाम से गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो गवर्नमेंट के पास करीब करीब 78,000, 57,000 प्लस 21,000 गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा होगा। तो जब आप जीएसटी भरने जाओगे 27,000 रुपए, तो आपका सीए कहेगा आपको जेब से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 78,000 आपके वॉलेट में पड़ा है। एक तरीके से सरल भाषा में समझा रहा हूं, वहां से हम लोग इसको डिडक्ट कर लेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर जीएसटी भरना पड़ता है, आपने जीएसटी कंसीडर नहीं किया, भाई इतना जीएसटी आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस में भर रहे हो। तो जो ये जीएसटी आप भर रहे हो, तो आपको जेब से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे वेंडर्स को जानता हूं जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं 6-6, 5-5, 6-6 साल से। फर्स्ट ईयर में उनको थोड़ा सा जीएसटी भरना पड़ा था, और 4-5 सालों से वो जीएसटी भर ही नहीं रहे। उनको जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ऑलरेडी पैसा पड़ा है। आपने जो जो चीजें खरीदी, सर्विसेज ली, पेमेंट करे, वो ऑलरेडी पड़ा है उनके पास। तो वो पैसा एडजस्ट हो जाता है और आपको अपने जेब से जीएसटी नहीं भरनी पड़ती है। तो जिनके माइंड में सेल विदाउट जीएसटी का फितूर है, उनको मैं बता दूं, जीएसटी लेकर बिजनेस करने में ज्यादा बेनिफिट है, आपको पूरा इंडिया मिलता है, और आप इस तरीके से अपने बिजनेस को संभाल भी सकते हो। तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जीएसटी से रिलेटेड। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखिए, उनसे भी 1 बाय 1 चीज़ों को सीखिए। और अगर आप कोई पेड मेथड के ज़रिए सीखना चाहते हो विद जस्ट वन टाइम पेमेंट, और आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी सेल करना सीखो, ई-कॉमर्स बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है वो भी करना सीखो, तो हमारा एक पेड कोर्स भी है विद वन टाइम पेमेंट एंड लाइफ टाइम एक्सेस। मैं उसका लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर दूँगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।